दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस शीट को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना। दोस्तों, इससे पहले हमने पीएनएल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखा था, जिससे हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है और बैलेंस शीट से हमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी की जानकारी मिलती है। तो जैसे पीएनएल स्टेटमेंट में हमें ईयरली बेसिस पर जानकारी मिल रही थी, वहीं बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति में आ रहे बदलाव को दिखाता है। दोस्तों, बैलेंस शीट से हमें एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में जानकारी मिलती है। तो कंपनी के पास जो भी है, जो कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, वह कंपनी के एसेट्स में आता है, जैसे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो अगर कंपनी के पास खुद की कोई बिल्डिंग है या व्हीकल या बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं या कंपनी ने कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो वह कंपनी के एसेट्स में आएगा। तो कंपनी के पास जो भी कर्ज, डेट है, वह कंपनी की लायबिलिटीज में आएगा। यह दो तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज। दोस्तों, अगर कंपनी ने खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है या कंपनी पर किसी व्हीकल या कार की ईएमआई है या फिर कोई बोरोइंग है, तो वह कंपनी की लायबिलिटीज में आएगा। तो कंपनी के ऊपर जो लोन, डेट या बोरोइंग्स होते हैं, वह कंपनी की लायबिलिटीज में आता है। दोस्तों, आमतौर पर बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, और इसीलिए इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी अपने हर एसेट को शेयर होल्डर इक्विटी से रेज किए गए फंड या फिर लायबिलिटीज से खरीदती है, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर ओनर्स इक्विटी। तो चलिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप बैलेंस शीट को एनालाइज करना सीखते हैं। तो बैलेंस शीट में मेनली दो सेक्शन होते हैं, पहला लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। तो चलिए पहले लायबिलिटीज को समझ लेते हैं, और इसमें सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड। दोस्तों, लायबिलिटीज सेक्शन हमें बताता है कि कंपनी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां या कर्ज है, पर शेयर होल्डर फंड तो कंपनी के खुद के पैसे या फंड को दिखाता है। तो ये लायबिलिटीज में क्यों है? तो इसे समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको दूसरे नजरिए से देखना होगा। तो मान लीजिए कि कंपनी एक इंसान है जिसका काम है शेयर होल्डर्स को पैसे कमा कर देना, मतलब शेयर होल्डर्स फंड कंपनी की संपत्ति नहीं है, ये एक्चुअल में शेयर होल्डर्स की संपत्ति है, जिसमें प्रमोटर्स भी आते हैं। और इसीलिए कंपनी को शेयर होल्डर्स फंड को जिम्मेदारी या लायबिलिटीज के तौर पर देखना पड़ता है, जिसे वो बाद में चुकाने वाली है, और इसीलिए बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटीज के तौर पर दिखाया जाता है। दोस्तों, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक कंपनी है जो पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है। वह 1000 शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू पर इशू कर रही है। दोस्तों, फेस वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है, उसका कंपनी के मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो इस केस में शेयर कैपिटल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आती है 10,000। दोस्तों, लायबिलिटीज में नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दोस्तों, रिजर्व्स में कंपनी उस अमाउंट को शो करती है जो उसने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईयर मार्क किया है, मतलब जो पैसे कंपनी ने किसी खास काम के लिए बचा कर रखे हैं। और सरप्लस उस अमाउंट को कहते हैं जहां कंपनी का मुनाफा या प्रॉफिट शो किया जाता है। अब रिजर्व में भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व। यह वह पैसा है जो कंपनी यूजुअली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए रखती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू पर जो भी प्रीमियम होता है, वह रकम इस रिजर्व में रखी जाती है। इसमें नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। यह वह रिजर्व है जहां कंपनी का अब तक का सारा जमा मुनाफा दिखाया जाता है, अदर देन डिविडेंड्स, जो शेयर होल्डर्स में बांटा नहीं गया। और कंपनी जनरली इस अमाउंट को बुरे वक्त या फाइनेंशियल क्राइसिस के समय इस्तेमाल करती है। बैलेंस शीट में नेक्स्ट है सरप्लस। दोस्तों, सरप्लस में साल भर के मुनाफे या सारे अमाउंट को शो किया जाता है। चलिए इसे भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक कंपनी है जिसके बैलेंस शीट में साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में सरप्लस अमाउंट था 10 करोड़ का, और इस साल मतलब 2022 में कंपनी का मुनाफा है 8 करोड़ का। तो उसे पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस में ऐड किया जाता है, और ये दिखाता है कि बैलेंस शीट एक फ्लो की तरह बनाया जाता है।
यहाँ पर पिछले साल की रकम को अगले साल में ले आया जाता है और इसीलिए बैलेंस शीट में हमें कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इस केस में पिछले साल का बैलेंस और इस साल के मुनाफे को मिलाकर 18 करोड़ का कुल मुनाफा हुआ, जिन्हें कंपनी अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले कंपनी कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व्स में डाल देती है जिससे इसे फ्यूचर में यूज किया जा सके, और इसके बाद कंपनी कुछ अमाउंट डिविडेंड के तौर पर बांट देती है और इसके ऊपर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना पड़ता है। और इसके बाद जो अमाउंट कंपनी के पास बचता है वह सरप्लस अमाउंट नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में सरप्लस ओपनिंग बैलेंस होगा। दोस्तों, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का फॉर्मूला होता है टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स प्लस जनरल रिजर्व्स प्लस सरप्लस फॉर द ईयर। दोस्तों, लायबिलिटीज में नेक्स्ट है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो कंपनी की लंबी अवधि की जो भी जिम्मेदारियां हैं जिसे कंपनी एक साल के अंदर पूरा नहीं करने वाली, ये जिम्मेदारियां कंपनी के हिसाब किताब में सालों तक दिखती हैं। अब इसमें भी कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दोस्तों, ये बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें कंपनी ने जहां से भी और जितना भी कर्ज लिया है सब शो किया जाता है। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। दोस्तों, कंपनी को फ्यूचर में जो टैक्स पे करना है और उसके लिए जो रकम का इंतजाम कंपनी को करना होता है वह डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में आता है। दोस्तों, नॉन करेंट लायबिलिटीज में नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये वह अमाउंट है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज पर खर्च करती है, जैसे ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट या प्रोविडेंट फंड के रूप में। दोस्तों, लायबिलिटीज में नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। यह वह जिम्मेदारियां हैं जिन्हें कंपनी को 365 दिन यानी एक साल के अंदर पूरा करना होता है। इनमें भी कई सारे पॉइंट्स आते हैं, चलिए इसे भी एक एक कर समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें कैश की उस जरूरत को दिखाया जाता है जो कंपनी को रोजमर्रा की जरूरत के लिए चाहिए, मतलब कंपनी के वर्किंग कैपिटल को शो किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल। यह वह अमाउंट है जो कंपनी को अपने वेंडर्स, सप्लायर्स को देना होता है, जैसे रॉ मटेरियल बेचने वाले सप्लायर या बिजली पानी देने वाली कंपनीज या फिर स्टेशनरी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को। अब इसमें नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटीज। आमतौर पर ये लायबिलिटीज कानूनी जरूरतों से जुड़ी होती हैं जिनका कंपनी के बिजनेस से कोई सीधा संबंध नहीं होता। इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे एम्प्लॉय रिलेटेड पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टीडीएस, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स और भी कई सारी चीजें। तो करंट लायबिलिटीज में नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन की तरह ही होता है। दोनों में ही कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए ग्रेजुटी या पीएफ जैसी चीजों का इंतजाम किया जाता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई लायबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज आती हैं। चलिए अब बैलेंस शीट के नेक्स्ट सेक्शन मतलब एसेट्स को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना सीखते हैं। तो दोस्तों, बैलेंस शीट का यह जो हिस्सा है ये हमें कंपनी के हर एक एसेट के बारे में बताता है जो कि कंपनी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी लिए हैं। और एसेट्स कंपनी के वह रिसोर्स हैं जो रिवेन्यू जनरेट करने में कंपनी की मदद करते हैं। यह दो तरह के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो चलिए पहले नॉन करेंट एसेट को समझते हैं। नॉन करेंट एसेट्स कंपनी की वह संपत्ति है जो कंपनी को एक साल से भी ज्यादा तक इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाती है। यह वह हिस्सा है जहां फिक्स्ड एसेट्स को शो किया जाता है। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है जिन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता या जिसके बदले आसानी से कैश नहीं मिल सकता। इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों ही तरह के एसेट्स होते हैं। और टेंजिबल एसेट्स जिसे आप देख और छू सकते हैं, वहीं इंटेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स होते हैं जो इकोनॉमिकली कंपनी को फायदा तो पहुंचाते हैं पर आप उसे देख और छू नहीं सकते। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स को डिटेल में समझने के लिए आप पीएनएल स्टेटमेंट एनालिसिस का यह वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें वह एसेट्स रखे जाते हैं जो अभी बन रहे हैं, जैसे बिल्डिंग या मशीनरी जिसको अभी जोड़ा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इसमें वह कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है जो कि खर्च किया जा चुका है लेकिन जिसका काम पूरा नहीं हुआ है।
दोस्तों नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। यह भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कोई पेटेंट फाइल किया गया है या कॉपीराइट फाइल हुआ है या किसी ब्रांड का डेवलपमेंट हो रहा है। एसेट्स में नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीदना या किसी डिबेंचर या म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यह वह लोन या कर्ज है जो कंपनी ने अपने ग्रुप की दूसरी कंपनीज को, एम्प्लॉय, सप्लायर या वेंडर को दिया है। दोस्तों इसमें लास्ट है अदर नॉन करंट एसेट। इसमें भी मिसलेनियस लॉन्ग टर्म एसेट्स आते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं करंट एसेट्स को। तो कंपनी के करंट एसेट्स वह होते हैं जो कंपनी तुरंत या फिर जल्दी से कैश में बदल सकती है और कंपनी मानती है कि इनका इस्तेमाल 1 साल के अंदर किया जा सकता है। चलिए अब इसे भी डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इन्वेंट्रीज। तो दोस्तों इन्वेंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, रॉ मटेरियल्स इन स्टॉक, गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इनकम्प्लीटली, ये सब कुछ आता है। तो कंपनी के विभिन्न चरणों में रखा हुआ माल इन्वेंट्री का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल। यह वह पैसा है जो कंपनी को उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स या बाकी लोगों से मिलने वाला है। इसमें नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों इसे कंपनी के सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स में माना जाता है। यहाँ कैश का मतलब है कैश ऑन हैंड या कैश ऑन डिमांड, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है शॉर्ट टाइम के वो इन्वेस्टमेंट जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम की है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें आता है शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाने वाला कर्जा या लोन जो कंपनी ने अपने कस्टमर्स या एम्प्लॉइज को दिया है, एंड एडवांसेस टू द सप्लायर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर ही बैलेंस शीट को बनाया जाता है। दोस्तों अब आखिर में हमें यह समझना है कि बैलेंस शीट के किस डेटा पर हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे जरूरी 3 फिगर हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड डेट। चलिए इसे एक ह्यूमन के एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये फिगर हो जाते हैं प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स, इनकम या फिर सैलरी, लोन या फिर कर्जा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक ह्यूमन या इंसान का जो प्रॉपर्टी या एसेट होते हैं वही कंपनी के लिए शेयर कैपिटल माना जाएगा, और एक ह्यूमन की जो इनकम या सैलरी है वही कंपनी के लिए रिजर्व्स या सरप्लस होता है, और एक ह्यूमन की जो लोन या कर्ज होता है वही कंपनी के लिए डेट होगा। तो किसी भी इंसान को अपनी प्रॉपर्टी या एसेट बेचकर लोन नहीं चुकाना चाहिए और अपनी इनकम या सैलरी को रेगुलर बेसिस पर ग्रो करना चाहिए, और ऐसा जो कर पाए उसे सक्सेसफुल माना जा सकता है। और कंपनी के हिसाब से भी सेम ही चीजें हैं। किसी भी कंपनी को अपने शेयर कैपिटल ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, और उसे डाइल्यूट करने पर अपने डेट को नहीं चुकाना चाहिए, और साथ ही साथ अपने रिजर्व्स को समय के साथ बढ़ाना चाहिए ताकि वह लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए। तो एक गुड बैलेंस शीट के एलिमेंट्स देखते हैं। तो अच्छे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, और उसका जो रिजर्व्स है वो हमेशा ग्रो करना चाहिए, मतलब समय के साथ इंक्रीज होना चाहिए, और जो डेट है या जो कर्ज है कंपनी में वह हमेशा घटना चाहिए। यह एक अच्छे बैलेंस शीट और एक अच्छी कंपनी की निशानियां हैं। दोस्तों आशा है कि आज आपको यह वीडियो समझ आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।